दिल्ली के चारों ओर डटे किसानों का आंदोलन आज 29वें दिन भी जारी है। कल सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें बातचीत के सरकार के ताज़ा प्रस्ताव को किसानों ने फिर से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि अगर सरकार कोई ठोस प्रस्ताव लाती है तो बातचीत करने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। हालांकि किसान नेता इसी बात पर अड़े हैं कि तीनों कानून खारिज किए जाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। 0 डिग्री में लोग बैठे हैं, 40 लोग का देहांत हो गया। हम इतना तकलीफ में है, हम की घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में? हम समाधान हो जाता, मगर सरकार लगातार हमारा साथ धोखा कर रहा है, एजेंडा में नहीं जा रहा है। पहले दिन से हम बोला क्यों हमको दावत दिया, एजेंडा क्या है? आज तक सरकार कोई एजेंडा नहीं दे रहा है और अपना जो झूठे बातें हैं, अपना जो कोई बातें दोहराते हमको थकाना है। कृषि कानूनों पर देश में मचे कोहराम के बीच सरकार भी जवाबी रणनीति पर काम कर रही है। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी किसान चौपाल को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम 9,000 किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की रकम भी ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता कृषि मंत्री की किसानों के नाम लिखी चिट्ठी घर घर पहुँचाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में आज कांग्रेस नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सुबह 11 बजे विजय चौक पर जुटेगा। यहां से कांग्रेस नेता राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के करीब 2 करोड़ किसानों के दस्तखत जमा किए हैं। इन्हीं को ज्ञापन के तौर पर राष्ट्रपति को देने की तैयारी है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि आंदोलन के पीछे वामपंथी संगठनों का हाथ है। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जिन जिन राज्यों में लेफ्ट की सत्ता रही वहां किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किसान सम्मान दिवस के मौके पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां किसानों को झूठा डर दिखाकर बहका रही हैं। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप है कि चुनाव में खड़े हुए 2 उम्मीदवार पाकिस्तान मूल के हैं। इस बारे में चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है, जिसके बाद इन 2 सीटों पर बैलेट बॉक्स नहीं खोले गए और काउंटिंग रोक दी गई। दोनों उम्मीदवार कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिले के हैं। आयोग इसकी जांच कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान और तेज हो गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र की योजनाएं राज्य में रोकी जा रही हैं और किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि सिर्फ बंगाल के किसानों को नहीं मिल पा रही है। शुभेंदु अधिकारी महाशय के बरण करबेन। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने चुनावी क्षेत्र मेदिनीपुर में रैली करने जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही उनके खिलाफ मेदिनीपुर के रामनगर इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इससे बेपरवाह शुभेंदु आज बतौर बीजेपी नेता अपने समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। ये बवाल उस वक्त हुआ जब पार्टी के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उसकी रिहाई की मांग करते हुए समर्थकों ने हंगामा किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दौड़ा कर बीजेपी समर्थकों पर लाठियां बरसाई गयी। फिर तो नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। काफी देर तक ये बवाल मचता रहा। इस झड़प से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की खबर है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पुलिस की कार्रवाई में जख्मी पार्टी कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। विश्व भारती देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। इससे पहले रविवार को अपने बंगाल दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी शांति निकेतन का दौरा किया था। कोरोना संकट और वायरस के नए स्ट्रेन की दहशत के चलते देश भर में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां ठंडे बस्ते में चली गई हैं। भीड़ भाड़ जुटने से रोकने के लिए कई राज्यों ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया गया है। वहीं गुजरात में क्रिसमस और 1 दिसंबर को भीड़ नहीं जुटाने की सख्त हिदायत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को अगले साल जून तक टाले जाने का आदेश दे दिया है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं पहले फरवरी में होनी थी,
लेकिन मौजूदा कोरोना संकट और फिर बंगाल विधानसभा चुनाव होने के चलते इन्हें जून में करवाने का फैसला किया गया है। इससे पहले सीबीएसई ने भी देश भर में फरवरी मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात पर लगातार सुधार हो रहा है। करीब 4 महीने बाद राजधानी में लगातार तीसरे दिन 1000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 871 मरीज सामने आए, जबकि 18 मरीजों की मौत हो गई। वहीं पहली बार दिल्ली में संक्रमण दर 1% से नीचे आई है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी पहली बार 97% से ऊपर दर्ज हुई है। देश में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन सेंटर तैयार किया गया है। इसमें 35 लाख डोज रखने का इंतजाम है। वहीं दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में डीप फ्रीजर और स्टोरेज से जुड़े दूसरे उपकरण लगाकर वैक्सीन जमा करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को अगले हफ्ते भारत सरकार को मंजूरी दे सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू हो सकता है। चीन में बनी कोरोना वैक्सीन के खिलाफ भारत के मुस्लिम संगठनों ने फतवा जारी किया है। मुंबई में हुई ऑल इंडिया जमीयत उलेमा और रजा अकादमी की बैठक में यह फैसला किया गया और सरकार से भी अपील की गई कि चीन की कोरोना वैक्सीन का देश में इस्तेमाल न किया जाए। दुनिया भर के मुस्लिम संगठन ऐसी ही आवाज उठा रहे हैं। इसके पीछे ऐसी खबरें हैं कि चीनी वैक्सीन में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। पटना में बिहार पुलिस के एक कांस्टेबल को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल राजीव कुमार पर सहयोगी महिला कांस्टेबल के साथ रेप का आरोप लगा। आरोप है कि कांस्टेबल राजीव कुमार ने वारदात को पटना के होटल में अंजाम दिया। आरोपी कांस्टेबल सहरसा पुलिस लाइन में कार्यरत था। पीड़ित महिला कांस्टेबल भी सहरसा जिले में ही तैनात थी। पीड़िता का पति भी बिहार पुलिस में ही कांस्टेबल है, जिसके शिकायत पर पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज किया गया। यूपी के एटा में छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। छात्रा जब टेम्पो में स्कूल जा रही थी तभी आरोपियों ने दुष्कर्म किया। चलते टेम्पो में आरोपियों की करतूत को देखकर आम लोगों ने लड़की को बचाया। पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर के कार सवार बदमाशों ने 2 भाइयों पर गोली बरसाई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे भाई ने ईख की खेत में कूदकर जान बचाई। बीजेपी नेता धारा सिंह की हत्या के मुकदमे के मामले में दोनों भाई बाइक पर सवार होकर कोर्ट जा रहे थे, तभी कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। झांसी में आरपीएफ के कांस्टेबल से 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। पीड़ित कांस्टेबल के मुताबिक जब वो 3 लाख रुपए लेकर जा रहे थे तभी लोकोशेड के करीब पुलिस पर 3 युवक बैठे थे, जहां उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दी और पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए। फरीदाबाद में युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवा नेता की पहचान मनोज भाटी के रूप में हुई है। मनोज भाटी ने फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा सीट से 2019 में चुनाव भी लड़ा था। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के मामले में पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें छापेमारी कर रही है। झांसी में पुलिस ने पार्षद के पिता की हत्या में आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी कांग्रेस का नेता है। 19 दिसंबर को पार्षद का पिता आजाद सिंह यादव खेत से घर लौट रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे ने कांग्रेस के नेता राजेंद्र सिंह यादव और उनके भाई योगेंद्र सिंह यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आगरा में सहेली के बॉयफ्रेंड से प्यार करने की कीमत युवती को जान देकर चुकानी पड़ी। युवती की सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर साजिश रची और फिर युवती का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लव ट्रायंगल का ये मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का है। 20 दिसंबर को युवती की लाश मिली थी। पुलिस ने कॉल डिटेल और आरोपियों से पूछताछ के बाद वारदात का खुलासा किया। एसपी ग्रामीण ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में पुलिस ने शार्प शूटर समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
इसमें से एक बदमाश एक वकील की हत्या में आरोपी है। वकील की हत्या में बदमाश ने 2 लाख रुपए की सुपारी ली थी। एडवांस में 1 लाख रुपए बदमाश जब लेने पहुंचा, उसी समय पुलिस धमक गई, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में शार्प शूटर संजीव उर्फ सोनू के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों बदमाश पकड़े गए। जो बाइडेन ने साइबर अटैक के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप को घेरा। बाइडेन ने साइबर अटैक के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। पिछले हफ्ते करीब आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों पर साइबर अटैक हुआ था। ट्रंप ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार बताया था। कराची के आइस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा घायल हो गए। आइस फैक्ट्री के ड्रम में कुछ रसायनों की मौजूदगी के चलते विस्फोट हुआ। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ब्रिटेन फ्रांस को जोड़ने वाले चैनल टनल के बाहर फंसे हजारों ट्रक ड्राइवरों में गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते एक ड्राइवर हिरासत में लिया गया। फ्रांस ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटिश ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा रखा है। साउथ कोरिया और जापान ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई है। फिलहाल जापान ने ये रोक विदेशी नागरिकों पर लगाई है। अपने नागरिकों को जापान ने लौटने की अनुमति दे दी है। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या 7 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गई है। महामारी में अब तक 17 लाख 26 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 5 करोड़ 52 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन पहुंचे 2 लोगों में नए कोरोना वायरस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने इसकी जानकारी देते हुए कल बताया कि नया वायरस ज्यादा खतरनाक है और उसने ज्यादा म्यूटेट किया है। अभी पिछले हफ्ते ही दक्षिण अफ्रीका ने भी वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि हाल के दिनों में केस बढ़ने के पीछे एक वजह ये वायरस हो सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद कनाडा ने भी उड़ानों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक ये बैन 72 घंटों के लिए लगाया गया है। इन सब के बीच कनाडा सरकार ने मॉडर्ना की वैक्सीन के इस्तेमाल को इजाजत दे दी है। इस फैसले के बाद जल्द कनाडा को वैक्सीन की 1,68,000 डोज मिलेंगी। ट्रूडो ने अपील की है कि नया वायरस स्ट्रेन मिलने के बाद देशवासी सुरक्षित रहें, क्योंकि हालात अभी भी बेहद गंभीर हैं। नेपाल में मध्यवर्ती चुनावों की घोषणा के बाद से ही सियासी दल सड़कों पर है। पीएम केपी शर्मा ओली के इस फैसले से नाराजगी है। पूरे नेपाल में पीएम के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। पार्टी के झंडे के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वीरगंज में जुलूस निकालकर एक सभा भी आयोजित की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नेपाल में मध्य अवधि चुनाव कराने के फैसले को वापस लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।